हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग जो हमारा यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस वाला है, दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। इसमें हमारा गोल यही है कि जो पीवाईक्यूज पहले पूछे गए हैं उसको हम एनालाइज करें और ये माइंडसेट समझें यूपीएससी का, उस एग्जामिनर का जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, सो दैट वी कैन डेवलप अ काइंड ऑफ अ एल्गोरिदम और अ काइंड ऑफ अ पैटर्न जिसको हम डिकोड करके पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। दैट algorithm, that pattern is called as the aptitude that you need to clear prelims exam. This dumb series decoding UPSC mindset will help you to get plus 20-25 marks. और ये इसलिए है क्योंकि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए नॉलेज तो रिक्वायर्ड ही है, एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो इन ईच एंड एवरी लेक्चर बिफोर दैट, कि भाई नॉलेज के साथ एक राइट एप्टीट्यूड होना भी बड़ा जरूरी है, तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने कल लास्ट क्लास में 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इन द फर्स्ट 3 लेक्चर्स वी विल गो लिटिल स्लो बिकॉज हमें यह पैटर्न डिकोड करना है ताकि आप ये चीज को समझ पाएं। देन इन एवरी क्लास आफ्टर दैट, थर्ड क्लास, वी विल डिस्कस 50 क्वेश्चंस पर क्लास, क्योंकि एक बार हमें आइडिया मिल गया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे चीजें और स्मूथ होती रहेंगी। तो पहले 2 पेपर में आपको नए नए पैटर्न मिलेंगे, फिर वो पैटर्न रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, देन आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। सो बी हैव दैट पेशेंस कि पहले जो 3 लेक्चर्स हैं इसमें हम स्लो जा रहे हैं और उसके बाद हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। इसको डिस्कस करते हैं। अब एक चीज ये समझें, हमने कल जो पैटर्न डिस्कस किए थे, ट्राई करें उसको माइंड में रखें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ऐसा नहीं है जो पहले पैटर्न पढ़ लिए उसको भूल जाएं, वो और याद भी नहीं करने हैं। वो याद रखने का मतलब है कि बस उस पर तुम एक्टिवली रिकॉल करते रहें उनको। जब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, जब करते रहेंगे तभी ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएंगे। तो माइंडसेट इज काइंड ऑफ अ थिंग जिसको याद नहीं करना पड़ता है, और वो माइंडसेट यूपीएससी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी हम पीवाईक्यू से वो माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? इनमें कहां किन किन में हाइड्रोजेल्स यूज होती हैं? 3 हैं यार, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब भाई आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो क्या है हाइड्रोजेल्स, अगर नहीं है इसको थोड़ा और एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। भाई ये कोई जेल टाइप है, कोई जेल टाइप सब्सटेंस है हाइड्रोजेल्स। ऑफ कोर्स इसके कोई फीचर होंगे, नॉर्मल जेल्स से थोड़े अच्छे फीचर्स होंगे। जैसे मालूम हम बात करें नैनो जेल्स, तो वहां नैनो टेक्नोलॉजी वाली जेल्स हैं, वैसे हाइड्रोजेल्स में। अब जो हाइड्रोजेल्स हैं मतलब यहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो जेल्स को अच्छा बना रही होगी। ये यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्ड लगा देती है किसी के आगे, जैसे इसके आगे लगा दिया हाइड्रो, आगे वर्ड क्या है जेल्स। तो नॉर्मल जेल्स हैं जिसके आगे वर्ड हाइड्रो लगाया, मतलब उसने जेल्स को थोड़ा अच्छा कर दिया होगा, खराब तो नहीं किया होगा ना। टेक्नोलॉजी आती है तो उस पर अपग्रेडेशन होता है। अब कोई चीज जेल है तो कैन जेल्स बी यूज्ड फॉर अ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स? पेशेंट्स में आपको ड्रग डिलीवर करने हैं, ड्रग डिलीवर करने हैं पेशेंट्स में आपको, राइट वहां पे लोकेशन पे, तो आपको हाइड्रोजेल्स यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है जेल्स तो यूज कर पाओगे, तो हाइड्रोजेल्स यूज क्यों नहीं कर पाओगे भाई? हाइड्रोजेल्स मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जेल्स पे इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। ऑफ कोर्स इसका एक फीचर होता है, दीज आर काइंड ऑफ अ लिविंग एस्पेक्ट होता है इसका, कि जो हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है तो वहां पे भी ये यूज हो पाएंगी। तो एक तो हो गया कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट। उल्टा करो कि जो हाइड्रोजेल्स पेशेंट में ड्रग डिलीवरी के लिए यूज नहीं होती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जेल्स हो पा रही होंगी तो हाइड्रोजेल्स क्यों नहीं होंगी? मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। अगला है प्रेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स, मतलब इन ल्यूब्रिकेंट्स यू कैन यूज अ जेल, ऑफ कोर्स हाइड्रोजेल कैन बी यूज्ड। एंड इफ ल्यूब्रिकेंट्स में यूज हो सकती है तो एयर कंडीशनिंग में यू नीड वेरियस टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, या कोई और सब्सटेंसेस चाहिए, वहां पे ये यूज क्यों नहीं होंगी? तो अगर हमें 2 और 3 को करना है तो इकट्ठे से ही करना पड़ेगा, और ये लॉजिकल है भी, लुब्रिकेंट्स में जेल्स यूज हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, तो आंसर विल बी 3। ये कहना कि हाइड्रोजेल्स इसमें यूज नहीं हो सकती, लिखा है इन विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजेल्स आर कैन बी यूज्ड, मतलब अगर हम बोले इसमें इनमें तीनों में यूज नहीं हो सकती तो हमारे पास लॉजिक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और ऐसा लॉजिक बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर जेल्स हैं उन पे इंप्रूवमेंट है तो ऑफ कोर्स वो इन तीनों सिस्टम में यूज हो पाएंगी। तो बस आप जेल के बेसिस पे लॉजिक लगा पाए, हाइड्रोजेल उसकी इंप्रूवमेंट है, उससे ज्यादा ही पॉसिबिलिटी होगी, कम तो नहीं होगी। तो उस सेंस में आंसर विल बी डी। और आपको बताया था जब तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, तीनों के सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं,
पर अगर यहां पे ये 5 होते ऑप्शन तो वहां पे चांसेस 5 के सही होने गलत होते हैं। ये हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं, आप नोट करते रहना आगे आगे चलते चलते कि जहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं वहां पे सही होने के चांसेस क्या हैं, तीनों के ज्यादा हैं, ऑल 3, 5 में बहुत कम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखें 37 क्वेश्चन नंबर में कि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। भाई फ्यूल सेल है जो हाइड्रोजन से पावर्ड होता है। अब ना ये क्वेश्चन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है पीवाईक्यू में कि फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन से रन होते हैं वहां पे कोई भी वेस्ट नहीं निकलता है अदर देन वाटर वेपर और स्टीम। तो कहने का मतलब ये पहले पीवाईक्यू में आया हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है उसका तो वैसे ही हो गया है कि भाई फ्यूल सेल का फीचर ही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, वहां पे कोई भी वेस्ट गैस कोई पोल्यूटेंट नहीं निकलते हैं, ओनली वाटर वेपर। तो उसका आंसर तो डी हो गया है। अब मुझे बताओ, आप अगर दिमाग लगाओ, अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, वो हाइड्रोजन उसका फ्यूल होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड दैट विल प्रोड्यूस वाटर। और वाटर मतलब किसकी फॉर्म में, बिकॉज वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या है, एनर्जी है, तो वाटर वेपर की फॉर्म में। तो उस सेंस में इसका आंसर क्या आएगा, डी। पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, मतलब थीम्स क्या होती है, रिपीट होती हैं। तो वन लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज पीवाईक्यूज गेट्स रिपीटेड। ये होप ना रखें कि दोबारा नहीं पूछी जाएगी, पूछे जा सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स इन इनडायरेक्ट मैनर। वहां पे देखिए स्टेटमेंट आई थी, वहां क्वेश्चन था, वहां मल्टीपल स्टेटमेंट थी। एक स्टेटमेंट थी कि फ्यूल सेल में से कोई भी पोल्यूटेंट निकलता ओनली वाटर वेपर एंड स्टीम। और आपको पता भी अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल है तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होगा और ऑक्सीडाइजर क्या होगा, O2, क्या बन गया, वाटर वेपर। तो आंसर क्या आ गया, वाटर वेपर। और ऑक्सीजन कैसे निकलेगी भाई, ऑक्सीजन तो वैसे एयर में होती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड तो भाई क्या होता है, आप देखें ये रेडिकल की फॉर्म में होते हैं, ये तो बड़े अनस्टेबल होते हैं परऑक्साइड्स। ये तो हम पढ़ते हैं जब ओजोन की बात करते हैं वहां पढ़ते होते हैं। तो ये हाइड्रोनियम हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनेंगे, सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या होती है, पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में 10th में, कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अ रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर वेपर। तो यहीं पे यही कहानी होती है कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। होता है 2H2O प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। ये है 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 या 2 ऑक्सीजन या 2, ये इक्वेशन होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपको पता है 10th में। तो सिंपल लॉजिक लगाएंगे तो क्या निकलेगा, वाटर वेपर तो पक्का ही निकलेगा। अगर वाटर वेपर पक्का निकलेगा तो बाकी हम क्यों मारे, एक ही मार्क करना है। और ये तो वैसे क्या अनस्टेबल है, हाइड्रोनियम भी आयन की फॉर्म में है और वो क्या है, परऑक्साइड, वो रेडिकल फॉर्म में चला जाता है, तो वो अनस्टेबल है। और वैसे भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या देती है, वाटर वेपर। सिंपल रिएक्शन क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 38। अब इसको देखें क्वेश्चन को आराम से। रिसेंटली द टर्म, ये पूछते होते हैं, रिसेंटली द टर्म पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड एप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टर्म क्या है, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर मतलब कोई हाइड्रो पावर है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं पंप में। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रो पावर जो है, जब आपने देखा ना हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है, जब भाई कोई वाटर हाइट से लो जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, पढ़ते हैं ना 10th में, कोई चीज हाई से लो आएगी मतलब आप वाटर के मोशन से या मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो और उस इलेक्ट्रिसिटी को तुम अगर स्टोर कर लो वो क्या बन जाएगा, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। अब क्वेश्चन है, नीचे से पढ़ते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। भाई काहे का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इट्स काइंड ऑफ अ हाइड्रो पावर दैट हैज बीन स्टोर्ड। तो काहे का रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, मतलब ही नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये तो बात है इलेक्ट्रिसिटी को एक फॉर्म में दूसरे में चेंज करने की बात हो रही है, हाइड्रो पावर इनटू अ पंप स्टोरेज, ताकि हाइड्रो पावर को हम स्टोर करके कहीं और यूज कर पाए और किसी और टाइम पे यूज कर पाए। अगला है, ये दोनों ऑप्शन देखें, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, पहला है इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स। अब इन दोनों में क्या लिखा है, इरिगेशन आ रहा है टर्म। अब भाई आपने हाइड्रो पावर को पंप में स्टोर कर लिया है, इट कैन बी यूज्ड ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर सही होंगी, दोनों इकट्ठी सही होंगी, या वर्ड है लिफ्ट इरिगेशन या इरिगेशन है, कहने का हाइड्रो पावर से आपने पंप में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की, उसके बाद आप दोनों में यूज कर सकते हैं, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन में हो चाहे वो नॉर्मल इरिगेशन में हो। या तो ये दोनों सही होंगे या ये दोनों सही नहीं होंगे।
दोनों सही पॉसिबल नहीं है क्योंकि आंसर एक ही होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। और दूसरा यहां से पता भी लग रहा है हाइड्रो पावर की एनर्जी को आप पंप में स्टोर कर रहे हो। इट मींस यू आर स्टोरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सो दैट हाइड्रो पावर कैन बी यूज्ड लेटर ऑन। तो वर्ड में क्या छिपा है इसमें, जो वर्ड छिपा हुआ है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, इट मींस हाइड्रो पावर को स्टोर करना है आपको पंप में। मतलब ये एक टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इट मींस द लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। इरिगेशन होता तो दोनों होते, फिर लिफ्ट इरिगेशन से आपको लग सकता है कि भाई हाइड्रो पावर में लिफ्ट किया जाता है वाटर, पर आप उसमें वर्ड आ रहा है इरिगेशन, वहां पे आ रहा है हाइड्रो पावर। कहां पे, पंप स्टोरेज में। मतलब जब कोई वर्ड होता है, कल पढ़ा ना वर्ड एसोसिएशन, इसका जो पहला कीवर्ड है वो क्या है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। मतलब बात हो रही है इस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी क्या है, पंप स्टोरेज। तो पंप स्टोरेज मतलब आपने हाइड्रो पावर की एनर्जी को स्टोर किया है पंप में, बस यही बोल रहा है कीवर्ड। कोई इरिगेशन का नाम नहीं है इसमें। उस एनर्जी को आप कहीं मर्जी यूज कर सकते हो, चाहे इरिगेशन में चाहे जहां मर्जी। यहां वाटर की बात ही नहीं हो रही है, इस वर्ड में है ओनली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और अ पावर, तो वहां से ड्राइव करना है। तो वर्ड का मतलब क्या है, अगर आपको वर्ड की एटिमोलॉजी निकालनी आ गई, उसके वर्ड एसोसिएशन करने आ गए, काम बन गया आपका। और हमेशा ध्यान रखें, कई बार स्टेटमेंट्स क्या होती हैं पेपर में, कोई दो स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या होती हैं, बड़ी ही क्या होती हैं, कन्वर्ज कर रही होती हैं, क्या होती हैं, इन सिंक विद ईच अदर होती हैं। तो या तो वो दोनों सही होंगी या वो दोनों गलत होंगी। इससे तो आइडिया मिल जाता है, कई बार दोनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती हैं। यूज दैट अप्रोच पैटर्न इन योर एग्जाम, कि भाई पहले स्टेटमेंट पढ़ो, आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपने पढ़ा 4 स्टेटमेंट दिए पेपर में, उनमें 3 स्टेटमेंट क्या है, सिंक विद ईच अदर, चौथी अलग है, ओड वन आउट। तो अगर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, एक अलग है, तीनों बाकी सेम है, अगर सही होंगी तो तीनों इकट्ठी होंगी, नहीं तो तीनों गलत होंगी। आंसर एक ही है उसका क्वेश्चन का। तो ऑफ कोर्स जो तीनों स्टेटमेंट क्या है, जो सिंक में है वो गलत है, एक ही सही है जो क्या है, ऑड वन आउट। दिस अप्रोच इज कॉल्ड ओड वन आउट। तो कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता है तो स्टेटमेंट पढ़ के भी आंसर आ जाता है। आई विल शो यू दैट। और यहां पे हमने एलिमिनेट किया ये दोनों स्टेटमेंट्स को इसी बेसिस पे। आया समझ में यहां तक? नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 39th क्वेश्चन। अब 39th क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक टर्म है, और ये बड़ा पूछते हैं साइंस में भाई टर्म्स, कि ये न्यूज में है, बताओ इस टर्म का मतलब क्या है। टर्म है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब वर्ड क्या है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। 3 वर्ड है, मेम्ब्रेन, बायो एंड रिएक्टर्स। मतलब ये कोई रिएक्टर है जहां पे मेम्ब्रेन है और वहां पे बायो फीचर यूज हो रहा है। मतलब बायो मतलब बायोलॉजिकल। आप देखेंगे पेपर में इतने क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में जहां पे वर्ड क्या होते हैं, ये बायो रिएक्टर, बायो फ्यूल, ये कीवर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी कभी दिखे ना बायो से एसोसिएटेड कोई भी वर्ड, वो तो यूपीएससी का फेवरेट हो जाता है, पता नहीं क्यों। कोई भी वर्ड, बायो फ्यूल, जैसे आप देखेंगे बायो से बायो, एक बार आया पेपर में बायो 4, बायो फ्यूल, अभी आया बायो रिएक्टर्स। ये सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर हम पढ़ के हटे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी ऊपर हम पढ़ के हटे हैं हाइड्रोजेल्स। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजीज है ना, उसकी एप्लीकेशन पक्का पूछते हैं। आप क्या करें, उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझ लें बस, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आंसर पे पहुंच जाएं। अगर हाइड्रोजेल के बारे में थोड़ा सा भी पता हो, जेल के बारे में पता है, तब भी पहुंच जाएंगे। हाइड्रोजेल तो छोड़ो। दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड हैव व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज। अब यहां पे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हैं, ऑप्शन दिए 4 स्टेटमेंट पढ़ें। ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज, यहां पे कोई वर्ड है नैनो टेक्नोलॉजी का, मेम्ब्रेन का आया है, बायो का आया है, नैनो होती तो आता ना, नैनो मेम्ब्रेन, नैनो रिएक्टर, कोई वर्ड है नैनो का, फिर भी लिखा है कोई नहीं। वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, अब यहां वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है, यहां ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजीज है, मतलब ये हेल्थ की बात कर रहे हैं। एक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो हमारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, ये भी हेल्थ की बात कर रहे हैं। ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एग्जामिनर को ऑप्शन सेट करना हो तो उसे कहां से मिल गया है थर्ड ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। ऊपर तो 3 ये हेल्थ से लिंक कर रहा है, चौथा ये वेस्ट वाटर से कर रहा है, ऐसा क्यों? अब इसमें तुम्हें दिमाग लग सकता है भाई ये बात हो रही है मेम्ब्रेन की, और मेम्ब्रेन की बात होती है हमेशा जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, कि मेम्ब्रेन आपके सॉल्यूशन को प्योर करने की कोशिश करता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्निक है, वहां मेम्ब्रेन लगी होती है। बस यहां पे मेम्ब्रेन है और साथ में क्या है, बायो रिएक्टर है, मतलब मेम्ब्रेन के साथ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जो वाटर को प्योर कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो वर्ड है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये वर्ड लिंक कर पा रहे हो ना, मेम्ब्रेन एंड बायो रिएक्टर्स।
और ये सभी हेल्थ वाले हैं, चौथा ये अलग से क्यों दिया भाई? यहां भी हेल्थ वाला डाल देते, अगर ये आंसर ही हेल्थ का होता है इसका, यहां भी हेल्थ बना देते, या लिख देते भाई कुछ और भी कि यार ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, काम खत्म हो जाता, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं इससे, इस रिएक्टर से, सारे हेल्थ के ऑप्शन हो जाते। पर नहीं ना, कौन सा लिखा? वाटर। तो क्या लिखने की नौबत पड़ी उसको वाटर वाला, क्योंकि आंसर यही था, बाद में हेल्थ से कंफ्यूज किया गया आपको। और दूसरा नाम भी क्या बोल रहा है? मेम्ब्रेन, मतलब जो सेपरेशन की बात कर रहा है। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम समथिंग, एंड दैट इज नथिंग बट अ ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग, दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। दिस इज आंसर विल बी, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये है टेक्नोलॉजी जो आपको अप्लाई करनी है, जो हमारा पैटर्न है, ये हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, ये हमारी क्या है? टेक्नोलॉजीज हैं जिससे आपके आंसर आएंगे। दिस एल्गोरिथम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी ऐसे मत सोचना पेपर में भाई मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या पता यूपीएस ने कुछ ऐसा खेला हो। नहीं, वो माइंड सेट से नहीं जाना है। फिर तो आप जान के क्या करके आएंगे भाई? पक्का ये बात हो रही होगी पानी की, हमें धोखा देने के लिए क्या कर दिया उसने, ये चार, इन तीनों में से आंसर होगा कौन सा? क्या लग रहा है आपको? ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज। ऐसा नहीं करना है, बड़ा लॉजिकली करना है। क्योंकि आप देखिए एग्जामिनर को पहले पेपर में सोचें इसने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया ही क्यों? जब हेल्थ का अगर ऑप्शन होता, उसे कंफ्यूज करना तो हेल्थ में घुमा देता ना, अलग से क्यों दिया वेस्ट वाटर? दूसरा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इन सभी लॉजिक्स को लगाएंगे तब यहां पहुंच पाएंगे डी पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी स्टार्ट हो गया इस पेपर में। पहले आया हमारे पास, जो पहले ज्योग्राफी, फिर आया हमारे पास एनवायरमेंट, फिर आया हमारे पास साइंस, फिर आ रहा है इकोनॉमी। सेट ए में बड़े मुश्किल टॉपिक स्टार्टिंग में आ गए, पर अगर आपने पीवाईक्यू देखे हो तो आपको समझ में आता है कि भाई कोई ना, आगे तो आगे हम डील कर लेंगे। इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। आजकल ना इकोनॉमिक्स में पहली चीज ये समझ लें, बड़े वो लॉजिकल या एनालिटिकल क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। मतलब जो कंसेप्ट होते थे, हैं तो ये भी एनालिटिकली, पर वो प्योर एनालिसिस होता था कि आपने रेपो रेट बढ़ाया, कम किया, मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट की क्या है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, उसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा अगर आरबीआई ऐसी पॉलिसी बनाता है तो। वो बड़े लॉजिकल कंसेप्चुअल होते थे, वो नहीं आते हैं आजकल, बड़े फैक्चुअल्स आते हैं। और वो फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी आप लॉजिक से कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ही बड़ा लॉजिकल है तो फिर तो काम बन गया। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको भी लॉजिक से करते हैं। वही हमारा गोल है कि अगर पेपर फैक्चुअल भी है, जो कि था पीछे भी, हमें क्या लेना उससे, फैक्ट्स को भी हम क्या करेंगे, लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आया समझ में बात? अब इसमें क्या वर्ड है? कोलेट्रल बोरोइंग। भाई मुझे बताएं, आपने कुछ बोरो करनी है गिरवी रख के कुछ, वही क्या होता है? कोलेट्रल। यहां आपने क्या लैंड किया है, लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। मैं कह रहा हूं ये वर्ड ही छोड़ दो, लैंडिंग ऑब्लिगेशन। पहला वर्ड क्या? कोलेट्रल बोरोइंग। भाई फॉरेक्स मार्केट में आप क्या करते हैं? करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, वहां पे कौन सी बोरोइंग होती है? कोलेट्रल बेस्ड होती है। स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक खरीदते हो, वो कहां पे कोलेट्रल होता है? वहां पे कुछ नहीं है, आपने पैसा दिया, स्टॉक लिया, वो कोई कोलेट्रल नहीं है। इट्स बेसिकली बाइंग अ शेयर इन द कंपनी। बॉन्ड मार्केट में आप पैसा देते हो, बदले में क्या लेते हो? बॉन्ड लेते हो, काम खत्म। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। कोलेट्रल बोरिंग होती है मनी मार्केट में। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कमर्शियल पेपर्स, ये तो पढ़े ना। एक होते हैं कमर्शियल पेपर जिसमें कंपनी कुछ गिरवी रख के क्या करती है? बैंक से पैसा ले रही है। तो कमर्शियल पेपर्स हैं जो, वो क्या होते हैं? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। और मनी मार्केट अपने आप में बड़ी ब्रॉड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट स्पेसिफिक है, फॉरेक्स क्या स्पेसिफिक है, स्टॉक क्या स्पेसिफिक है। ब्रॉड कौन सी है? मनी मार्केट। इसके बहुत सारे टूल्स हैं। और फिर एक चीज नोट कर रहे होंगे बार बार, अगर आपको पता है कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, कोलेट्रल बोरिंग, लैंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं भी पता है, छोड़ दें। इसका मतलब वही है, आप लैंड कर रहे हैं कुछ ऑब्लिगेशंस पे, ट्रांजैक्शन नहीं है सिर्फ, वो सिंपल सी ऑब्लिगेशंस भी हैं उसमें। तो कमर्शियल पेपर कहां पे आते हैं? मनी मार्केट में। तो आंसर बोले मनी मार्केट। और कभी भी पेपर में देख लेना यूपीएससी में, जितने ज्यादा नैरो और स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं उसके सही होने के चांसेस गलत हैं। जो ब्रॉड होता है उसके सही होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको पहले ही बताया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया, उसका आंसर भी लिख दिया मनी मार्केट। अब एग्जामिनर चाहता है कि मैं जो ऑप्शन सेट करूं वो ब्रॉड ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऑप्शन लिखूं वो भी ब्रॉड हो, उसमें भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आ जाए, फिर तो दोनों सही हो जाएंगे और डिबेट हो जाएगी क्वेश्चन में। तो मैं ट्राई करता हूं बड़े स्पेसिफिक ऑप्शंस देता हूं, और ये स्पेसिफिक ऑप्शंस दूंगा वो तो पक्का ही क्या होंगे? गलत होंगे।
तो अब एग्जामिनर के माइंड को समझे कि जब वो ऑप्शन सेट करता है, उसने क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिख दिया, बाद में वो ट्राई करता है अब जो मैं ऑप्शन लिखूं बड़े क्या हूं, स्पेसिफिक हूं। कल देखा था ना 100 मिलियन फार्मर्स, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव लिख दिया पहले उसने आंसर, बाद में वो स्पेसिफिक कर करके उसको गलत कर रहा है, स्पेसिफिक कर करके गलत कर रहा है, क्योंकि अगर वहां पे ब्रॉड कर देता तो आंसर डिबेटेबल हो जाता। ये टेक्निक अप्लाई करता है यूपीएससी। दिस इज अ माइंडसेट दैट वी आर डिकोडिंग। आगे आएंगे, मैं दिखाता भी रहूंगा आपको, पर दिस इज द आइडिया दैट यू शुड हैव। अगला है, अब ये क्वेश्चन भाई पेपर में जो गलत करके आया है, जिसने भी 2024 का पेपर दिया, जिसने गलत किया है तो लिखें कमेंट में, पहले तो बी ऑनेस्ट कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है। फिर समझ में आएगा ना कि भाई मेरी नॉलेज में कमी है कि मेरे को नॉलेज अप्लाई करते हुए डर लगता है कि मैं ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाता हूं। भाई यही होता है ना आपके साथ, बी ऑनेस्ट विद दैट। आपने पढ़ा टोटल फर्टिलिटी रेट, आपको लगा चारों ही ऑप्शन लॉजिकल हैं, तो इसलिए लॉजिकल लग जाते हैं आपको क्योंकि आपको भाई कंसेप्ट जो है उसको डिकोड करना ही नहीं आ रहा है। लॉजिक आप समझते हैं, जो पढ़ा हुआ है वो लॉजिकल है, पढ़ा हुआ लॉजिकल नहीं है। वर्ड है टोटल फर्टिलिटी रेट। भाई फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम वैसे इन जनरल फर्टिलिटी की बात करें, मतलब कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये सेक्सुअल या असेक्सुअल कुछ भी हो सकता है। फर्टिलिटी मींस अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस क्या हैं, बच्चों की बात हो रही है, तो फर्टिलिटी मतलब कितने बच्चे, और बच्चे कौन करता है? वुमेन। अब फर्टिलिटी किसकी होती है? क्या फर्टिलिटी रेट हम पूरा जो कंट्री का देखते हैं वो देखते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए? नहीं, वो तो हो गया पॉपुलेशन रेट चेंज हो गया है। पहला ऑप्शन क्या है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में कितने बच्चे बढ़ रहे हैं। वो फर्टिलिटी थोड़ा है, वो तो शो कर रहा है चेंज इन द पॉपुलेशन। फर्टिलिटी इज रिस्पेक्ट टू सर्टेन इंडिविजुअल हु हैज अ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस अ चिल्ड्रन। वो कितने बच्चे कर सकता है, यही क्या होगा? फर्टिलिटी रेट। तो वर्ड क्या है? फर्टिलिटी, नॉट अ चेंज इन पॉपुलेशन। ये तो हमारा हो गया क्रूड बर्थ रेट, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पॉपुलेशन में। फर्टिलिटी का मतलब है द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये थोड़ा ना है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, फर्टिलिटी थोड़ा ना होती है। ये तो भाई जितने बर्थ रेट हो रहा है और डेथ रेट है, आपने उसको माइनस किया, वो तो होगा नेट चेंज आ रहा है जो, ये तो वैसे ही गलत है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम। भाई चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, तो कपल वर्ड होना है। फर्टिलिटी इज एसोसिएटेड विद वुमेन, नॉट अ कपल। इसलिए ऑप्शन क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। तो वर्ड क्या है? चाइल्ड बियरिंग। वर्ड क्या है? वुमेन। वर्ड क्या है? लाइव बर्थ्स। पर आपको पता लगे ना कि वुमेन की बात हो रही है, तो सारे ऑप्शन पढ़े। यूपीएससी ट्राई करता है टेम्पटेशन कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल। आपको लगता है हाँ भाई बच्चे पैदा हो रहे हैं, यही क्या फर्टिलिटी? ये क्रूड बर्थ रेट है कि इंडिया में बर्थ रेट कितना है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर पॉपुलेशन। फर्टिलिटी या ऑप्शन लास्ट में लिखा है, तो जब भी कभी पढ़े तो लास्ट तक पढ़े, टेम्पटेशन को रोकने की कोशिश करें। इस एग्जाम में भी भाई जॉब जब ज्वाइन करेंगे वहां भी टेम्पटेशन होती है ना कि करप्शन कर लेते हैं, यही क्वेश्चन में भी सेम है। आंसर पे भागे नहीं, पहले सारी स्टेटमेंट पढ़ें। जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे आधा काम तो आपका तभी हो जाता है। तो कभी भी देखें कि क्वेश्चन लिखा है नहीं भी आता है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहीं से लॉजिक बन के आंसर आ जाता है। तो डू दैट एक्सरसाइज टिल द लास्ट स्टेटमेंट, फिर आए कंक्लूजन पे क्या आंसर है। पहले ही ना टिक कर दें, माइंडसेट ना बनाएं इसमें। उसको पढ़ें कि भाई उसने इसमें पक्का गेम खेल लिया, 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, 3 में गेम खेल लिया, मैं देखता हूं इसने कहां कहां पे झूठ बोला है। इस माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कैन असेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LAF। अब क्वेश्चन है LAF पे, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। पढ़ते हैं ना आप, बिल्कुल सिंपल सा फंडा पढ़ते हैं इसमें आप, जैसे पढ़ते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसी बहुत सारे और होते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं ना। आप जब पढ़ते हैं LAF भाई, किसके कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं? बार बार वहां लिखते होते हैं कि बैंक्स कैन बोरो, बैंक्स कैन बोरो। कभी पढ़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां वर्ड बैंक्स की आ रही होती है। भाई NBFC वैसे ही बैंक नहीं है, NBFC वैसे ही बैंक नहीं है, ये तो किसी से पैसा लेके किसी को देते हैं, तो इनको हम क्यों देंगे LAF? वो तो बैंक्स का काम है ना कि बैंक के पास अगर पैसा कम हो रहा है, ये तो पहले ही किसी से पैसा लेते हैं, इनको हमने ये फैसिलिटी नहीं दी है, वो बैंक्स को दी है अकेले हमने।
तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, ये तो कंसेप्चुअल है। अगर इकोनॉमी पढ़ते हैं तो दिस इज रॉन्ग। दिस फैसिलिटीज आर ओनली फॉर बैंक्स नॉट एनबीएफसी। यही डिफरेंस होता है बैंक्स में और एनबीएफसीज में। अगला है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तरह के होते हैं, टी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये न्यूज में था, जिस साले पेपर में आया था, कि जनरली हम सोचते हैं कि पहले ये नहीं था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अलग रखा था, किससे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। अब हमने ये अलाउ कर दिया है, ये न्यूज में था तो हम पढ़ते हैं ये चीजें जब पेपर देते हैं कि इनको अलाउ कर दिया है। तो अब देख रहे हैं बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये नहीं आ रहा व्हाट इज एलएएफ, रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो रहा है। अब एलएएफ की टेक्निकल चीजें। तो इकोनॉमिक्स में यूपीएससी इज गोइंग टू टेक्निकलिटीज। तो यहां से हमें समझ में आया जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे अब, तो हम बस वो कंसेप्ट पढ़ के नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम डिटेल में जाएंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, टर्म्स को समझेंगे। तो वो निटी-ग्रिटीज को जाना पड़ेगा अगर इकोनॉमिक्स में आपको हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं। एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, पॉलिटी और इकोनॉमी आर द काइंड ऑफ अ किंग सब्जेक्ट्स जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं। रैंक इन द सेंस प्रीलिम्स में आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? दैट थिंग इज डिसाइडेड बाय द पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। पर पॉलिटी तो आज भी ठीक है, फैक्चुअल भी है और एनालिटिकल होती जा रही है, पर इकोनॉमिक्स देखी जाए तो वो कंसेप्चुअल से मोर फैक्चुअल होती जा रही है, निटी-ग्रिटीज में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, आगे भी देखेंगे हम। तो वैसे तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर द सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। कैन ऑफर, तो आपको पता है स्टॉक्स पे सिर्फ वो थोड़ा होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ आप शेयर बेच रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे बॉन्ड्स भी तो बिक ही रहे होते हैं भाई। प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी आप स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट इन द सेंस स्टॉक एक्सचेंजेस पे आपको ऑफर किया जा सकता है। कैन की बात है। और दूसरा आपको पता है कि भाई बॉन्ड्स भी खरीदे बेचे जाते हैं, तो डेट भी हो ही गया ना। तो ये तो है ही, आपको पता ही है। थर्ड तो वैसे ही वर्ड भी कैन है और अब लॉजिक भी लगाया कि स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ शेयर के लिए थोड़ा होते हैं, डेट के लिए भी होते हैं। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। तो आंसर इज 2 and 3। तो इसमें जो आंसर है वो है 2 and 3। तो देखें लास्ट में जाके लिखा हुआ है। और आपको अगर पहला भी पता था, पहला भी गलत कर देते आप, जो बड़ा कंसेप्चुअल था, क्या बचा? 3 and 2 and 3। 2 आपको पता, 3 तो अपने आप ही क्या है, सही है। 3 तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, 2 पता होना चाहिए था जो न्यूज में था, काम खत्म हो गया। 3 तो अपने आप ही क्या हो जाता, सही हो जाता। तो आप जब भी करें पेपर में, अगर एक भी स्टेटमेंट सही गलत होती है तो ट्राई करें ऑप्शन देख लें कितने चले गए हैं। कई बार क्या होता है, एक स्टेटमेंट निकालने से आपके आधा काम तो वैसे ही हो जाता है, 50-50 हो जाता है। कई बार क्या होता है, मान लो यहाँ पे भी क्या होता है 1 and 3, तो ये भी चला जाता, तो अकेला का बच जाता 2 and 3। तो कई बार ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने से काम बन जाता है। और जनरली आप देखेंगे क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन बहुत ही टफ है, उसमें एक स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी मानता है। अगर आपने वो डिकोड कर ली, उसको काटा या सही किया, उससे आंसर आ जाता है। बाकी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है, क्योंकि यूपीएससी चेक कर रहा होता है कि मैं चेक करता हूं आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं उस क्वेश्चन में, कि एक चीज है इसमें जो मेरे को बताई है, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, अगर आपको वो पता है तो आंसर आ जाएगा। बस आप उस पर अपनी होल्ड बना के रखें, डरे नहीं क्वेश्चन देख के। तो क्वेश्चन देख कभी ना डरें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें, पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट को पूरा का पूरा क्या कर दें, खोल के रख दें, और फिर देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आ रहा फिर छोड़ें, तो हम स्किप करेंगे, डॉट बॉल देंगे, अनलेस और अनटिल हमने पूरी स्टेटमेंट्स, पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट्स का एक्सट्रापोलेशन स्टेटमेंट देखी सिंक में है कि नहीं है, क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट ब्रॉड है, नैरो है, सब अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे। तो हियर आंसर इज डी, दैट इज 2 and 3। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज, जो हम कर लिया 42, नाउ 43 देखते हैं। मैं आपको इसलिए थोड़ा स्लो करवा रहा हूं कि आपको आइडिया था मिल जाए, फिर इजी हो जाएंगी चीजें। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कितना बड़ा है ये टर्म। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड बहुत टाइप के हो सकते हैं, पर बॉन्ड्स की बात हो रही है बस, प्राइवेट वाले बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब भाई रिटेल इन्वेस्टर है, आप खरीद पाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, खरीद लें भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लें, क्या दिक्कत है, खरीदते हैं लोग। इतना पता ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप भी खरीद सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर तो है ही ना, आप लेते हो, कंपनी के बॉन्ड्स भी लेते हो। तो ये तो हो गया सही, तो 3 इज करेक्ट। अब इंश्योरेंस कंपनी एंड पेंशन फंड्स,
भाई इंश्योरेंस कंपनी एंड पेंशन फंड, भाई पेंशन फंड्स बहुत बड़े होते हैं। आपने पैसा दिया पेंशन के लिए, तो जो पैसा जाता है इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ होती है इन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होती है, आधी सेफ है क्योंकि वो हर जगह होती है, शेयर्स में भी होती है, बॉन्ड्स में भी होती है। तो पेंशन जो पैसा आता है, पेंशन फंड कहाँ जाते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्या वो सिर्फ शेयर में जाएंगे? नहीं, बॉन्ड में भी जाएंगे। बॉन्ड कौन से हैं? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो अगर ये दोनों कौन सी बातें हो रही हैं? ये हो रही है बात बॉन्ड की, बस गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और कोई इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ होती है? कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ होती है? बॉन्ड में या शेयर में। तो ये सिर्फ शेयर में तो करेंगे नहीं पैसा इन्वेस्ट, बॉन्ड में भी करेंगे। तो आंसर क्या होगा? सही। सेम इंश्योरेंस कंपनी है, आपने पैसा दिया इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो आगे इन्वेस्ट करती हैं, तो वहां पे भी सही है। क्यों नहीं करना बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट? पहले ये बताएं लॉजिक क्या है। बॉन्ड्स हैं, ये दोनों का मतलब क्या है? इसको काट के क्या लिख दें? ये बात कर रहे हैं किसकी? बॉन्ड्स की, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। तो कोई भी पैसा जो इन्वेस्ट होता है बॉन्ड्स या शेयर्स में ही होता है। तो अगर शेयर्स में हो सकता है तो बॉन्ड्स में क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है इनको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से? तो बॉन्ड्स तो ज्यादा क्या होते हैं? सिक्योर है ना भाई, एज कंपेयर टू शेयर्स। मतलब सिक्योर इन द सेंस, शेयर्स और बॉन्ड्स की जब बात करते हैं तो अगर कंपनी का दिवालिया निकलता है, पहले पैसा तो मिलता है शेयर्स को मिलता है। पर शेयर मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, तो बेस्ट क्या है? बॉन्ड्स। भाई आपको पता है शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है, बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है। जहां रिस्क कम है वहां पे सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। रिस्क कम है तो सिक्योरिटी कम होगी, या रिस्क ज्यादा है तो सिक्योरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो शेयर्स में आप ज्यादा रिस्की है तो ज्यादा सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स में क्या है? कम रिस्क है, कम सिक्योरिटी है। तो कंपनीज कम रिस्क वाले में क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगी? वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने की कोशिश तो करेंगी, चाहे वो पेंशन फंड्स हो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो। तो अगर ये दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे? अगर ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? दोनों गलत हो नहीं सकते, क्योंकि आंसर क्या है? 3 है नहीं है, 3 आंसर है नहीं है, तो दोनों सही होंगे। तीसरा तो पक्का ही सही है। अगर तीसरा सही है तो ये तो वैसे ही गया, और ये दोनों इकट्ठे सही होंगे तो 1, 2 एंड 3, आंसर इज डी। तो आपको पता लगा 1 एंड 2 होंगे तो इकट्ठे होंगे, इकट्ठे इसमें तो है नहीं है, इसमें ही बचे हैं 1 एंड 2, इसमें भी इकट्ठे नहीं है, तो यहां पे ही है डी में। और या दोनों गलत होंगे तो 3 तो ऑप्शन है ही नहीं है। और लॉजिक भी हमारे पास स्ट्रांग है कि इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स को क्या दिक्कत है भाई बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करने की? क्योंकि अगर बॉन्ड्स में करोगे या शेयर्स में करोगे, बॉन्ड्स में करना ज्यादा है, कम रिस्की है, तो ज्यादा कम रिस्की है, तो कम रिस्की में सिक्योरिटी भी क्या है? कम है। ज्यादा रिस्की और सिक्योरिटी भी क्या है? ज्यादा है। तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स में? आप भी पैसा इन्वेस्ट कहां करते हैं? शेयर मार्केट में वही करते हैं जिनको थोड़ी रिस्क कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये कंपनीज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स है ना, वो शेयर्स में भी जाते हैं, बॉन्ड्स में भी जाते हैं, बॉन्ड्स में भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ है। तो बस काम खत्म, इतना ही लॉजिक लगाना है, आंसर वैसे ही आ गया 43 का। अब देखिए नेक्स्ट 44। अब मुझे बताएं कि किस किसने विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। किस किसने एक पेपर अगर जिसने दिया था 2024 का पेपर, किसने ये क्वेश्चन छोड़ा था पेपर में? किसने ये क्वेश्चन छोड़ा था पेपर में? भाई ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं, अगर ये डॉट बॉल दे रहे हो फिर तो आपकी एवरेज ही कम हो जाएगी। भाई डॉट बॉल का ये मतलब थोड़ा ना है कि अब ये बॉल सिक्सर वाली है, आपने मिस कर दी तो आपकी एवरेज वैसे कम होगी मैच की। अब भाई क्वेश्चन देखें क्या है, विच ऑफ द अबव इज और आर कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल वर्ड इज वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे कोई भी फाइनेंसेस की बात हो रही होगी, पैसे रिलेटेड बात हो रही होगी, कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी, कोई मान लो आपने बॉन्ड खरीदा, वो भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज यहां पे क्या होती हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस जहां पे क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बात की जा रही होगी, उसके ही क्या होंगे? इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। मोटर व्हीकल्स में क्या होता है? पैसा देते हो, बदले में गाड़ी आती है, वो फाइनेंशियल हमारी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर दो जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, पर वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वहां पे कोई ना कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो सिर्फ पैसे की बात हो रही होगी, कोई भी ऐसी कॉमोडिटी नहीं आएगी बीच में। जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, यहाँ पे क्या है? ये वही फंड है ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर पाते हो। आपके कुछ फंड्स हैं जो तुम स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर पाते हो, मतलब ये क्या हो? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये ईटीएफ मतलब पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है ये।
करेंसी स्वैप में भी क्या होता है, आप करेंसीज को स्वैप करते हो कि इस दिन आगे जाके इस रेट पे करेंसी को स्वैप करेंगे, वो भी क्या है, सिर्फ प्योर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो उस सेंस में ये भी क्या है, थर्ड एंड फर्स्ट आर करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सेकंड तो वैसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मोटर व्हीकल तो अपने आप में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बॉन्ड क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शेयर क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस सेंस में ये क्या है, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि जरिया है किसका, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या है, जरिया है इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बस वहां पे क्या है, सिर्फ पैसे की ट्रांजैक्शन है, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में गया थ्रू इन्वेस्टमेंट, नॉट थ्रू कमोडिटीज। तो सेकंड तो नहीं है, कट गया है सेकंड। आंसर क्या है, 1 या 1 एंड 3। अगर ये सही होगा तो इसमें क्या दिक्कत है 1 एंड 3 में। इसका कोर फिलॉसफी क्या है, पैसे का कोई भी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहां पे क्या है, जो हम पैसे को डील कर रहे हैं कि कहां आगे जाके कैसे स्वैप होगा, पैसे की बात हो रही है। आंसर इज 1 एंड 3। तो ऐसे ड्राइव करने की कोशिश करें कि क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे पहुंचने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज 44, अब है नेक्स्ट 45। तो डरे नहीं, पेपर में सब हो जाएगा। अब इसको देखें, अब ये लॉजिकल है, अब ये याद थोड़ा ना करने हैं, याद रहेंगे भाई कौन सा सेकेंडरी होता है कौन सा प्राइमरी। फंडामेंटल्स पढ़ लिया आपने, वहां पे फंडामेंटल पढ़ लिए क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर नहीं भी पढ़ा, दिमाग लगाएं क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जहां पे बॉन्ड क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब बॉन्ड में क्या होता है, पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका है, या पैसे से डील कर रहा है वो, कोई भी पैसे की बात हो रही होगी। पैसा मतलब कोई ऐसा मनी की बात हो रही होगी, या मनी इन्वेस्ट हो रही होगी, या मनी पे कोई डीलिंग हो रही होगी, rather than any object coming into between that। अब देखें इसमें स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर मतलब सर्विस देना उस प्रोड्यूस को। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर भाई सेकेंडरी सेक्टर होता है जो प्राइमरी पे कोई एफर्ट करके उसका प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टोर कर रहे हो ना भाई, तो सेकेंडरी तो नहीं है ये। स्टोरेज का मतलब क्या ना, ये प्राइमरी है, तो ये क्या हो गया अपने आप में टर्सरी। डेयरी फार्म इज ऑफ कोर्स अ प्राइमरी, डेयरी किसमें आती है, प्राइमरी में आती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो मिनरल की, तो मिनरल की माइनिंग करना इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सरसाइज, नो इट इज द टर्सरी, नो इट इज द प्राइमरी एक्सरसाइज। तो माइनिंग इज बेसिकली जो हम पढ़ते हैं इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी, जो आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को निकाल रहे हो, इसको तुम यूज कर सकते हो आगे जाके। जो निकालोगे मिनरल, उसको कंपनी बना सकते हो, प्लांट बना सकते हो। स्टील निकाला आपने, स्टील बनाया सॉरी, निकाल के अपनी आयरन को, तो आयरन ओर से निकालना इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेशन, दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। वीविंग क्लोथ मतलब क्लोथ था उसको वीव किया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, इट्स अ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। तो आपने देखा कि पहला गलत है, तीसरा गलत है, सेकंड एंड फोर आर करेक्ट। तो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, आंसर इज बी, आंसर इज बी। और ये 4 है ना भाई, 3 होते ना, 3 से ज्यादा है, अगर 4 या 5 है तो पक्का उनमें से गेम खेली गई है। 3 में भी खेल सकते हैं, पर चांसेस क्या होते हैं, तीनों सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर 4 या 5 है तो पक्का वहां पे बीच में गेम खेली है। ये तो आप पहले माइंड को बोल दें, फिर पढ़ें, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है आंख बंद करें, नहीं 4 है एक तो पक्का गलत है, तो 4 तो नहीं होगा, ऐसे नहीं है। 4 है तो चांसेस क्या है, 4 के सही होने के चांसेस कम है। अब मैं देखता हूं ऑप्शंस को, तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपने एलिमिनेशन ट्रिक लगाई कि 3 ऑप्शन है तो तीनों सही होंगे, टिक मार दिया। 5 है तो 5 सही नहीं होंगे, क्रॉस कर दिया 5 को। 5 है तो 5 सही होने के चांसेस बहुत कम है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस, अप्लाई द लॉजिक, एंड दैट कैन हेल्प यू कि 5 सही नहीं है, मेरे को लग भी रहा था और लॉजिक से पता भी लग गया है। तीनों सही है तो अगर माइंड में आएगा तीनों सही हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक गलत होगा। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी है। ये जो आइडियाज मिल गए आपको 3 और 5 वाले, इसको बाद में लॉजिक अप्लाई करके भी सॉल्व करें। तो ओनली 2 इज द आंसर। नाउ लेट्स सी, जो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। अब इसमें देखें, आपको बताया था ना पहले पढ़ें कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हुई हैं क्या ये सिंक में है। आपको नहीं पता भाई क्या है ये, पहले तो इन पे ही विश्वास रखें। चोर ने बोला मतलब ये यूपीएससी को मानते हैं कि यूपीएससी आपके साथ ब्लफ कर रही है बीच बीच में, मतलब सारा पेपर क्या है सही है मानते हैं, उसमें बीच बीच में झूठ बोला गया है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू गो बैक होम एंड डू वन एक्सरसाइज कि आप 2024 के पेपर को जो भी ऑप्शन है, स्टेटमेंट है ना, ये जो भी सही है, मान लो ये सही थी, इसको ग्रीन कर लें, मोटर व्हीकल गलत था, इसको रेड कर लें। तो लेट्स सपोज आपने क्या किया, इसको ग्रीन से हाईलाइट कर लिया, इसको रेड से कर लिया, इसको ग्रीन से कर लिया। ऐसे सारे पेपर में करें
सही स्टेटमेंट्स को ग्रीन में, रॉन्ग को रेड में। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, यू विल फाइंड वन थिंग, पेपर में ये चीज ज्यादा होगी। कौन सी? ग्रीन। तो पेपर में आपको ग्रीन पार्ट ज्यादा मिलेगा, ऐसे पूरा पेपर ऐसे हाईलाइट कर दोगे ना, और रेड क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आई एक चीज, अगर हम पेपर में देखें जो स्टेटमेंट्स हैं, मोर देन 60% आर करेक्ट, 60 to 70% आर करेक्ट। करेक्ट मतलब ग्रीन में रखी जाती हैं। तो पूरा पेपर पहले सही बना लिया जाता है, फिर उसमें रेड डाला जाता है। ऐसा नहीं है पहले सारा पेपर गलत बनाया जाता है, उसमें ग्रीन डाला जाता है। मतलब जब भी कोई पेपर बनाता है इंसान, उसके लिए सबसे मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज कि हाउ टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग। तो जो चीज सबसे चैलेंजिंग है वो सबसे कम होगी। तो ये आप एक्सरसाइज घर पे करें जाके, आपको समझ में आएगा रेड पार्ट बहुत कम है, एंड वो रेड पार्ट गलत करने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, और वही पैटर्न्स हम डिकोड कर रहे हैं। आया समझ में? तो पूरा पेपर सही है, बस कुछ गलतियां हैं उसमें, हमें वो डिटेक्ट करनी है, लाइक शर्लॉक होम्स, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं आप। आपने देखा क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड, वर्ड क्या है? कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। काट दें एविएशन फ्यूल, तो फ्यूल ही होता है भाई, फ्यूल तो फ्यूल ही है ना। जब आप मान लो अपने जो क्रूड ऑयल होता है उसको क्या करते हैं आप? डिस्टिलेशन करते हैं, वहां से पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, उससे क्या आता है? एविएशन फ्यूल भी आता है भाई, तीनों आते हैं। तो मतलब फ्यूल की बात ही हो रही है ना। तो फ्यूल निकालना है, वो क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। वर्ड क्या है? सस्टेनेबल। वर्ड क्या है? फ्यूल। एविएशन को काट भी दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आंसर में, पर हमने लिख दिया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, क्योंकि न्यूज में था। पर हमारा आइडिया क्या है? फ्यूल है जो सस्टेनेबल होना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें उसमें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल उसमें यूज कर सकते हैं। भाई मुझे एक चीज बताएं, क्या आप जब फ्यूल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, तो कैन पेट्रोल एक होता है ना बायोफ्यूल, बायो पेट्रोल या बायोडीजल, वो कहां से बनते हैं बायो पेट्रोल और बायोडीजल? मतलब कहने का वो चीजें जो क्या है? सस्टेनेबल है, मतलब वो चीजें जो वैसे भी वेस्ट था उसी से बनाते हैं। तो अगर आपको पेट्रोल बनाना है तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, जो कॉर्न ग्रेन है, जो, अब मुझे एक चीज बताएं, एग्रीकल्चर का रेजिड्यू जो भी होगा, एग्रीकल्चर में कॉर्न भी आता है, कॉर्न की खेती भी होती है, तो कॉर्न का भी क्या होगा? रेजिड्यू होगा। तो अगर एग्रीकल्चर में कॉर्न आता है, और अगर एग्रीकल्चर रेजिड्यूज से क्या बन सकता है? फ्यूल बन सकता है। और आपको पता है कि जब हम बायोडीजल की बात करते हैं, बायो पेट्रोल की बात करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। तभी तो वर्ड क्या है? सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल वही है चीजें जो वेस्ट से बन रही हैं, या बायो चीजों से बन रही हैं। तो अगर एग्रीकल्चर रेजिड्यू से बन सकता है, बायो पेट्रोल बनता है, तो बायोफ्यूल बन सकता है, तो एविएशन फ्यूल भी बन सकता है। अब एग्रीकल्चर रेजिड्यू में बात करें तो कॉर्न भी क्या है? एग्रीकल्चर में आएगा। अगर कॉर्न के रेजिड्यू से बन सकता है, तो कॉर्न से बनने में क्या दिक्कत आ गई भाई? तो यहां पे अगर मैं लिखूं कॉर्न का रेजिड्यू, क्योंकि एग्रीकल्चर रेजिड्यू में क्या आएगा? बहुत ब्रॉड टर्म है, कॉर्न रेजिड्यू। तो अगर कॉर्न के रेजिड्यू से बन सकता है, तो कॉर्न से बनने में क्या दिक्कत है भाई? तो यहां तो 1 2 दोनों क्या होंगे? इकट्ठे सही होंगे। तो आपको समझ में आया भाई कि एविएशन फ्यूल की बात हो रही है सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल मतलब वेस्ट से बन रहा होगा, या बायो से बन रहा होगा। और क्योंकि हमारा जो वैसे क्रूड ऑयल है वो क्या, बहुत ही पोल्यूटिंग है, हमें वो क्या करना है? उसको सस्टेनेबल करना है। और एविएशन फ्यूल मतलब नॉर्मल फ्यूल, मतलब फ्यूल तो फ्यूल ही है ना भाई। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो बनाना होगा वो इससे बन सकता है। इसी में क्या आ गया है? ये आ गया है। तो 1 और 2 क्या होंगे? इकट्ठे सही होंगे। आपने काट दिया, ये 1 2 इकट्ठे है ही नहीं है इसमें, इसमें भी काट दिया। आंसर क्या बचा? 1 2, यहां 1 2 3 4। ठीक है, पता लग गया ए और सी। भाई अगर एग्रीकल्चर रेजिड्यू में भी क्या, वुड का मिल जो वेस्ट होता है, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, आप वेस्ट वाटर ट्रीट किया, उसमें कुछ स्लज आया, क्या इस स्लज और इस रेजिड्यू में कुछ कॉमनैलिटी है? क्यों नहीं है भाई? वो वेस्ट वाटर से निकाला है आपने रेजिड्यू, वो एग्रीकल्चर से निकला है। कोर आइडिया तो सेम ही है ना, वेस्ट थिंग्स, वुड मिल वेस्ट। पर आपको पता लग गया 1 2 और 3 इकट्ठे सही होंगे। आंसर क्या बन गया? सी। वुड मिल वेस्ट में क्या दिक्कत है भाई? अब आप सोच सकते हैं कि वुड में जो मिल है, वहां से जो वेस्ट निकलता है वो क्या है? वुडन है। तो भाई एग्रीकल्चर रेजिड्यू में वुड नहीं होगी। एग्रीकल्चर रेजिड्यू में क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो वुड से मैच करती होगी? भाई वुड कहां से आती है? ट्री से। एग्रीकल्चर रेजिड्यू में क्या होता है? ट्री के कंपोनेंट्स होंगे ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसे पहुंचना है, ऑल 4 आर करेक्ट। इसको पढ़ें, आपस में सिंक में है चारों। हाँ, यहाँ चारों सही होंगी, यहाँ चारों गलत होंगी, काम बन गया है।
एंड दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। ये है 47, ये बड़ा लॉजिकल है। इकोनॉमिक्स में आपको बताया था ना कि फैक्चुअल भी आ रहे हैं और ये जो बिल्कुल क्या कंसेप्ट होते हैं भी आ रहे हैं, पर थोड़ा अब ज्यादा वेटेज कहां जा रहा है? फैक्चुअल की तरफ। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट्स नहीं पूछे जा रहे हैं, वो तो हमेशा ही पूछे जाएंगे, पर वेटेज की बात करें एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अब टेक्निकलिटीज में पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि हमने बताया था पीवाईक्यू एनालिसिस के दो काम हैं, एक तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं और एक कौन कौन सी थीम्स पढ़नी है, वो भी आपको मैं साथ साथ में बता रहा हूं। अपनी कॉपी में लिखते रहे चीजें। विद रेफरेंस टू अ फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कि ये जो दोनों हैं, दो तरह कैपिटल होती हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक क्या होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अगर ये फंडा पता है तो सामान तो निकाल देंगे, आंसर तो निकाल देंगे। भाई फिक्स्ड कैपिटल वो है जिसको जब तुम यूज करते हो तो वो फिक्स रहती है, वो यूज नहीं होती है। फिक्स का मतलब यही है ना, आपने कोई ऐसी चीज जिसको यूज किया पर वो खत्म नहीं होती है। खत्म मतलब डेप्रिशिएट तो हर चीज होती है, खत्म मतलब वो उस प्रोसेस में एज अ वर्किंग कैपिटल की तरह यूज नहीं होती है। जैसे लेबर क्या है? वर्किंग कैपिटल। लैपटॉप क्या है आपका? फिक्स्ड कैपिटल। आपने लैपटॉप यूज किया कोई चीज बनाने के लिए, ये एलसीडी है, मैं लेक्चर ले रहा हूं, दिस एलसीडी इज अ फिक्स्ड कैपिटल फॉर दिस इंस्टीट्यूट। ये तो ना कि आज लेक्चर लिया खत्म हो गया, ये तो कल नया लेके आना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड। पर वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल सिंपली मींस कि जैसे मान लो इसको चलाने के लिए, इसको बोर्ड को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो उस पर खर्चा आएगा वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। दोबारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी। फार्मर के पास प्लो है तो ये थोड़ा नया लेके आएगा हर बार, फिक्स्ड कैपिटल। रॉन्ग स्टेटमेंट। कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड कैपिटल। यान यूज्ड बाय अ वीवर, तो जितना वीव करते रहे वो यान लेके आता रहे पड़ना पड़ेगा, तो यान इज अ वर्किंग कैपिटल। पेट्रोल इज अ वर्किंग कैपिटल। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वर्किंग कैपिटल। तो 2 and 4 आर करेक्ट। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2 आर करेक्ट। बड़ा लॉजिकल है ये तो, बस ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता है तो वैसे ही आ गया, घबराना नहीं है, बस कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना सीखें। ये देखें, अब ये आपको बताया था कि पीवाईक्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन आया था बड़ा यूपीएससी में, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसने ऐसी स्टेटमेंट बनाई थी, पहले पैराग्राफ दिया था बहुत बड़ा, ये तो फिर भी छोटा है, उसने उस टाइम बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया था, 10-15 या 7-8-9 लाइंस का था, और पूछा था कि ये पैराग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है। आंसर था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वैसे यहां पूछा है, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या है? बिल्कुल सेम है। पढ़े क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या फ्रेज इज मोस्ट appropriately used to denote क्या? एन interoperable नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ड्स। 3D वर्चुअल वर्ड्स, वर्चुअल वर्ड मतलब कौन सा? कि जो रियलिटी को मैच कर रहा हो, वर्चुअल वर्ड 3D। interoperable that can be accessed simultaneously by millions of users, मतलब ऐसा जो हमारा सिस्टम है जो क्या है, वर्चुअल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक टाइम पे मिलियन ऑफ यूजर्स को यूज कर सकते हैं, हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स। मतलब अभी बात कर रहे हैं कि ऐसी दुनिया जहां पे वर्चुअल वर्ड बन गया है, जहां पे मिलियन ऑफ यूजर आके कर रहे हैं काम, तो वो कैसी दुनिया है भाई? क्या वो बिग डाटा एनालिटिक्स है? एनालिटिक्स होना है, ये कोई ऐसा सिस्टम है? क्रिप्टोग्राफी तो होती है, आपने किसी भी मान लो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, वो तो एक तरीका है क्रिप्टोग्राफी। तो ये जो वर्ड बनाया ये क्या होता है? मेटावर्स नहीं पढ़ते हैं आप, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। वर्चुअल मैट्रिक्स एंड मेटावर्स, बेटर वर्ड इज मेटावर्स, क्योंकि वर्चुअल मैट्रिक्स किसके अंदर आ जाता है? मेटावर्स के। तो अगर ये टिक करना हो, पर इसमें मेन चीज क्या है? हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स, तो बेटर वर्ड इज मेटावर्स। तो मेटावर्स भी एक तरह का वर्चुअल वर्ड है, वर्चुअल मैट्रिक्स भी वर्चुअल वर्ड है, पर जो स्टेटमेंट बता रही है वर्चुअल वर्ड के अलावा और चीजें भी हैं, वो क्या है? इंटर ऑपरेबल, मिलियन ऑफ यूजर्स कैन यूज दैट साइमल्टेनियसली, हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स। तो मेटावर्स वही है ना कि आप घर पे बैठे पूरा रियल वर्ल्ड को आप अपने कंप्यूटर पे एंजॉय कर पाए, तो वही होता है मेटावर्स। आंसर इज सी। ये न्यूज में भी रहता है, तो आपने देखा यहाँ पे ये टर्म बड़ी ब्रॉड है, ये क्या नैरो है? आंसर कौन सा सही है? ब्रॉड टर्म। तो उसने पहले मेटावर्स लिखा, उसे पता आंसर क्या है? मेटावर्स। अब मैं एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाता हूं जो मेटावर्स का एक कंपोनेंट बता रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये बड़ी स्पेसिफिक है। आंसर क्या है? ब्रॉड है, क्योंकि इसमें और एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं। ऑलवेज ब्रॉडर जो होता है ऑप्शन वो सही होता है, स्पेसिफिक वन इज रॉन्ग ऑलवेज, क्योंकि स्पेसिफिक
क्वेश्चन को आपको गलत करना है तो आप उसको ब्रॉड में लिख के गलत नहीं कर सकते हमेशा। जो ऑप्शन गलत होगा वो हमेशा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि स्पेसिफिक ऑप्शंस को गलत करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जामिनर के पास। ब्रॉड ऑप्शन में वो उलझ सकता है, कहीं ब्रॉड लिख के आपस में ही क्या टर्म्स कंफ्लिक्ट में ना आ जाए। इसलिए टर्म्स क्या होती है, हमेशा ब्रॉड वाली सही होती है, नैरो वाली गलत होती है। बड़ा लॉजिकल भी है, आपको प्रूफ भी कर दिया है मैंने। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका पढ़ते हैं। With reference to the rule या rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign bank, consider the following statements. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary. मतलब कोई ये क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। wholly owned banking subsidiaries मतलब ये फॉरेन बैंक्स की बात हो रही है। कोई ऐसा फॉरेन बैंक, उसकी सब्सिडी कहां पे, इंडिया में है, और उसको पूरा का पूरा फॉरेन बैंक ही क्या कर रहा है, ओन कर रहा है। नो मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई हम जब आरबीआई एक्ट पढ़ते हैं, जब आप बैंक वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें लिखा जाता है ना कि कौन से होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। वो होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स जिनको क्या होती है, आरबीआई एक्ट के अंदर मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है कितनी, 500 करोड़। ये पढ़ते हैं ना, वही क्या होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। तो भाई डोमेस्टिक बैंक्स को चाहिए, फॉरेन बैंक को नहीं चाहिए। कोई लग रही है, कोई सेंस बन रही है? डोमेस्टिक वालों ने क्या पाप किया भाई? इनफैक्ट ये होता कि इनको नहीं चाहिए होती, इनको चाहिए होती, फिर भी लॉजिक बनता। इनको चाहिए, इनको क्यों नहीं चाहिए भाई? दोनों को चाहिए होगी। दिस इज रॉन्ग। अगला है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। अगर ऐसा कोई बैंक है जो सब्सिडरी है, होली ओन्ड बाय अ फॉरेन बैंक है, हमें होता है जो पैसे की चीजें हैं, जो भी बाहर के फॉरेनर उसको डील कर रहे हैं, हमें होता है थोड़ा सा कंट्रोल इंडियंस का हो। तो सेंस बन रहा है कि अगर कोई फॉरेन बैंक है, वो इंडिया में काम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कल को इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा आ जाए, तो हम कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करेंगे। हाँ, ये सेंस तो लॉजिक बन रहा है कि हाँ इंडियंस होंगे उसमें। क्या होंगे? इंडियंस होंगे। और हम ये भी ट्राई करेंगे इंडियंस इतने हो कि वो बैंक अपनी पावर का मिसयूज ना करे, क्योंकि फॉरेन बैंक है। तो कितने इंडियंस रखें? कम से कम 50 तो होने चाहिए, 50% तो होने चाहिए, ताकि मेजॉरिटी से किसका हो, इंडियंस का हो। मतलब बैंक के मेजर डिसीजंस में इंडियंस इन्वॉल्व हो, चाहे वो फॉरेन बैंक है। तो वर्ड एटलीस्ट 50%, मतलब 50 से लेकर 100 तक जितने मर्जी हो सकते हैं। ये 50 देने का मतलब क्या है? क्योंकि जो बैंकिंग की बात करेंगे फाइनेंसिस की, यहां तो 50 इंपॉर्टेंट होता है या 75 इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां क्या वर्ड क्या है, 50 एटलीस्ट। बहुत ही ब्रॉड विंडो है, 50 से लेकर 100 तक। यहां तो क्या सेट करता है ये कि लेस देन 50, वो सेंस नहीं बनती है, एटलीस्ट 50 सेंस बनती है, क्योंकि 50 का नंबर इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिस में, बैंक्स में पढ़ते हैं आप ना, 50% का होता है। जब आप अगर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं वहां भी 50%, 70%, 51%, वो होती है ना कहानी। और ये नंबर अपने आप में गलत अगर आप कर देंगे, नंबर देके क्या कर दो, नहीं क्या पता यहां पे 40 हो, क्या पता यहां पे 30 हो, क्या पता 20 हो, भाई वो तो इलॉजिकल चीज है ना, क्योंकि 50 इज अ लॉजिकल नंबर और बड़ा ब्रॉड नंबर है। या लिख सकते एटलीस्ट 70%, तो प्रॉब्लम हो जाती कि भाई 70 को बोला है, 75 बोलता फिर भी सोचते, 50 बोला है तो बिल्कुल लॉजिकल है। 50 से कम तो फायदा ही कुछ नहीं है। बोलते मैक्सिमम 30%, क्या फायदा उसका मैक्सिमम 30% का? इंडियंस का से होना चाहिए ना, तो एटलीस्ट 50% तो रखोगे मेजर पॉलिसी डिसीजंस में। तो ये ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट? तो आंसर इज बी। भाई मिनिमम कैपिटल चाहिए ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल गलत बात कर दिया आपने, तो बिल्कुल इलॉजिकल है। और ये बिल्कुल ये लॉजिकल बन रहा है, इसके चांसेस सही होने कितने हैं? मोर देन 70-80%। तो अगर मान लो पेपर में मेरे को ड्रॉ करना हो, तो मेरे इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस कितने हैं? मैं बोलूंगा भाई 20% ही सही हो सकता है, 80% तो इसको मैं गलत करूंगा। मेरा लॉजिक ये बोल रहा है। क्या पाप किया डोमेस्टिक बैंक ने कि उन पे तुम्हें हमारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फॉरेन बैंक ने ऐसा क्या कर दिया भाई? एक तुम बोल रहे हो कि फॉरेन बैंक पे कंट्रोल कर रहे हो, नीचे वाली स्टेटमेंट में यहां पे फॉरेन बैंक पे कंट्रोल किया जा रहा है और यहां पे फॉरेन बैंक पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट इन सिंक विद ईच अदर। तो आपको समझ में आया कि पहली स्टेटमेंट में आप फॉरेन बैंक को रेगुलेट नहीं कर रहे हो, सेकंड में रेगुलेट कर रहे हो। तो यहां तो ये सही होगा, यहां ये सही होगा, तो दोनों सही नहीं होंगे। तो आपने दोनों तो काट दिए, एक तो सही होगा इनमें से, दोनों सही नहीं हो सकते हैं, और पहला गलत होने के चांसेस क्या ज्यादा हैं, तो आपने पहला काट दिया। क्या बचा? दो या नन। अब ये भी हो सकता है ये गलत हो। क्यों गलत हो? बिकॉज यहां पे क्या है, नंबर ना गलत हो, पर नंबर क्या लॉजिकल है 50%, तो चांसेस क्या इसका सही होने के ज्यादा है। तो आंसर इज बी।
इस लेवल के लॉजिक आपको डेवलप करने हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आगे जाके हैं, जो आगे ये सारे क्वेश्चन हैं इसको देखेंगे, पर 50 देखते हैं पहले। अब क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इफ यू आर गेटिंग दीज, जो हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस माइंडसेट को समझ पा रहे हो यूपीएससी के, दैट्स वाई सीरीज का नाम क्या है, दम सीरीज, दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। तभी नाम है दम, कि आपको डम्ब नहीं है, ये दम है, दम, कि आप में दम आएगा व्हेन यू डू दैट एनालिसिस डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, दम सीरीज। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, ट्राई टू इंटरनलाइज दोस थिंग। अगर वो नहीं करेंगे देन द प्रोसेस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, बिलीव मी। अगर कर लेंगे उसको तुम माइंडसेट को एनालाइज, और इस पे ना आप ये समझ लें, ये जो एनालिसिस है माइंडसेट का, हमने बच्चे देखे हैं जिनको लगता है कि ऐसा थोड़ा ना यूपीएससी पेपर सेट करता होगा, या वो कहेंगे नहीं मैं तो नॉलेज के बेस पे करूंगा। क्योंकि इट्स लाइक आप कभी किसी रिलीजन को मानते हैं, किसी भी गुरु को मानते हैं, जो इंसान उस गुरु को नहीं मानता है उसको बड़ा कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। वो एक फीलिंग होती है, जो उसमें ट्रस्ट करता है बंदा, उस गुरु में, उस गॉड में, किसी में भी, पावर में, अल्माइटी में बिलीव करता है, सुपरनेचुरल पावर्स में बिलीव करता है, जो करता है उसके लिए दूसरे को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है। वो करता है, उसे अंदर से फील आती है, ना वो लिख के बता सकता है, ना उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है वो, ना उसको समझा सकता है, बस उसे इंटरनलाइज कर लिया, उसे लगता है कि ऐसा है, एंड दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू दैट पर्सन। तभी वो उस मंदिर में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास है उस चीज से। एंड द सेम थिंग दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस। आप किसी और को समझाएंगे ना, नहीं समझ आएगा किसी को, जब तक आप इंटरनलाइज नहीं करेंगे इसको, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बी विद दैट प्रोसेस। लॉजिक अगर आपको लगता है कि कुछ भी लॉजिकल हो सकता है, वो नहीं है। यूपीएससी कुछ भी खेल सकता है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी सर्टेन पैटर्न में खेलता है, और वही रैंडम वर्ड को पैटर्न में लेके आने का ही पर्पस है सीरीज का, दम सीरीज का। आई होप अब आपको और क्लैरिटी आ रही होगी इन दिस थर्ड लेक्चर। अगर पहले दो में नहीं भी आई है तो हैव दैट पेशेंस एंड कंटिन्यू विद दिस सीरीज। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट मोर देन +20 मार्क्स इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। पक्का आएंगे। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया फिर तो पक्का ही 25 हैं, एंड विल गिव यू बूस्ट योर प्रेपरेशन। फिर आपको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपका क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बदल जाएगा। कैसे देखते हैं आगे। विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities, corporate social responsibility। कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, मान लो MNC है, क्योंकि भाई हम मानते हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, उसको सोसाइटी को कुछ वापस भी देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो काम, मान लो कोई कंपनी CSR में काम कर रही है, मान लो उसने अपने एम्प्लॉयज को कहां पे ले गई, उनमें हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए उनको ट्रिप पे ले गई, तो जो उसका खर्चा है कंपनी का, जहां पे उसके कंपनी को डायरेक्टली फायदा हो रहा है या कंपनी के एम्प्लॉयज को फायदा हो रहा है, और फायदा किस सेंस में पता ही नहीं है। पहले तो बात यह है, जब ये बना रहा था एग्जामिनर ऑप्शन को, ये समझ में नहीं आया जो किसको बेनिफिट कर रही है, कंपनी को या कंपनी के एम्प्लॉय को। बेनिफिट किस सेंस में भाई? मान लो बेनिफिट का मतलब ये भी हो सकता है उनको ट्रिप पे लेके कंपनी के एम्प्लॉयज को, कि आप इतना काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा मेंटल पीस के लिए लेट्स गो टू हिमालयस, कंपनी का खर्चा हो गया। क्या वो CSR में काउंट करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे भाई। CSR काम है सोसाइटी को वापस देना, ना कि कंपनी या कंपनी के एम्प्लॉयज को। विल नॉट बी कंसिडर्ड। ऑफ कोर्स लॉजिकल, वन इज लॉजिकल, 100% लॉजिकल, 1% इलॉजिकल नहीं है ये। पहले तो बेनिफिट नहीं डिफाइन किया इसने। अगर बेनिफिट लिखता ना, अगर CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट expenditures that benefit the company directly or its employees and that benefits are in terms of socio-economic benefits, फिर भी मैं मान लेते भाई, उसे पता था ये वैसे ही गलत है, तो उसने वर्ड भी क्या रखा, बेनिफिट रखा। तो आप पढ़ रहे हैं बेनिफिट को, आपने अब आपको स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है, सही प्रूव करना है। आप एक भी केस ले लें बेनिफिट का, हमने ले लिया कौन सा, हिमालयन ट्रिप, वो भी बेनिफिट ही है, वो कंसीडर होगा? नहीं होगा। बात तो सही है। तो आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना था कि हाँ भाई ये कंसीडर नहीं होते हैं CSR में। आपने एग्जांपल लिया और प्रूव कर दिया।
तो आपको समझ लगा कि बेनिफिट अगर मैं सोशो इकोनॉमिक मानूं, एक तो मैंने ट्रिप लेके गया मैं, अब दूसरा क्या मानूं, सोशो इकोनॉमिक। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट क्या हो रही है, स्टेटमेंट क्या हो रही है यहाँ पे, अगर मैं ये मानूं तो स्टेटमेंट क्या हो रही है सही, ये मानूं तो क्या हो रही है गलत। मान लेते हैं चलो कंपनी को सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। पहले तो बात यह है कंपनी को तो बेनिफिट होना ही नहीं चाहिए, पर मान लेते हैं चलो कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज को सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, मान भी लेते हैं, तो ये मान लेते हैं गलत होगी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, तो क्या करें, जिस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस भी हैं और गलत होने के चांसेस भी हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड बेनिफिट है ये अपने आप में क्या है, ब्रॉड है। तो अगर स्टेटमेंट अपने आप में, क्वेश्चन अपने आप में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बेनिफिट, तो इसका मतलब समझ में क्या आता है कि हम इसको सही मारें या गलत मारें। डाउट में आ गए आप पेपर में, भाई आपने सोचा सही मारूंगा तो पंगा, गलत मारूंगा तो पंगा, मतलब एग्जामिनर ने ऐसा सोचा ही नहीं है। मतलब बेनिफिट क्या होगा, प्योर कोई भी फॉर्म का ले लो वो तो अलाउड नहीं होगा। तो आपने बेनिफिट पकड़ा, दो बेनिफिट माने, एक बेनिफिट के साथ वो लगता है लॉजिकल है, एक से नहीं लगता है, तो इस स्टेटमेंट के दो आंसर तो नहीं हो सकते, यहाँ सही होगी या गलत होगी। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर इसमें फंसना ही नहीं चाहता था सही गलत में, उसे पता था बेनिफिट अलाउड ही नहीं है, तो उसने बेनिफिट को डिफाइन भी नहीं किया। अगर बेनिफिट को, अगर मान लो स्टेटमेंट सही होती किसी कंटेक्स्ट में तो वो डिफाइन करता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। और वैसे भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल क्या लॉजिकल है, बिकॉज कंपनी या कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है, वर्ड क्या है, सोशल सोसाइटी के लिए है वर्ड। अगली स्टेटमेंट क्या है, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। ये आप पढ़ते रहते हैं कि CSR पहले क्या था, कोई अमाउंट नहीं थी, अब अमाउंट हो गई है 2% ऑफ जो एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए था, पहले क्या था, CSR कंपनी अपनी इच्छा से करती थी, बाद में हमने रूल्स में अमेंडमेंट करके नंबर लिख दिया कि इतना तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो स्पेसिफाई किया हुआ है, दिस इज गलत, वन इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो पहली स्टेटमेंट मैं दोबारा एक बार बता देता हूं बड़ी लॉजिकल तरीके से, बेनिफिट सोसाइटी के लिए होना चाहिए, कंपनी या कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए नहीं होना चाहिए, तो स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गई है, गलत, तो सॉरी सही, कि बेनिफिट नहीं होना चाहिए, वो काउंट नहीं होगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्या है, सही। पर मैंने देखा बेनिफिट के दो मतलब हो सकते हैं, मान लो मैंने बनाया ट्रिप वाला, वो भी बेनिफिट है, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। ये आपको लगता है, मान लो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये तो काउंट नहीं होगा, हाँ ये काउंट हो सकता है, ये क्या है, गलत। तो मान लो आपने स्टेटमेंट के इस वर्ड के दो मतलब निकाले, एक तरफ से सही हो रही है स्टेटमेंट, एक से गलत हो रही है, क्या मानने भाई, डिबेट आ गई, क्योंकि एग्जामिनर इसमें फंसना ही चाहता था, उसे पता था बेनिफिट कुछ भी लिख लो ये तो कंसीडर होता ही नहीं है, तो अगर सही भी हो रही है गलत भी हो रही है, दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। एग्जामिनर इस डिबेट में फंसना नहीं चाहता था, ये स्टेटमेंट क्या थी, बिल्कुल ही क्या थी, सही थी, कि कोई भी बेनिफिट हो काउंट नहीं होता है, कोई बेनिफिट हो काउंट नहीं होता है। तो इस एज्यूम कर करके सॉल्व करने की कोशिश करें प्रैक्टिकल लाइफ में कि हाँ CSR सोचता हूं कहां पे कर रहे हो, तो इस सेंस में इसको करने की कोशिश करनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 51। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 51। ऐसे करते हैं 50 हुए हैं, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, पर आपको अब ये आइडिया समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे, आया समझ में कि नहीं आया। तो विल स्टार्ट विद द 51st क्वेश्चन फ्रॉम द 4th lecture onwards. Thank you so much, and if you liking these videos, please comment in the comment section or like these videos, subscribe the channel, so that gives us more motivation to work more harder than that we are already doing. Thank you so much. We'll see you soon in the next session tomorrow.